नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द प्रदीप आईएएस अकेडमी की यूट्यूब सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर होगा आपका मई के महीने का, पूरे मई के महीने का, जिसमें कुछ पार्ट के रूप में मैं आपको डे बाई डे आपको वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 5 मई के बीच के सभी करंट अफेयर्स में जितने भी आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, जिसमें से आपका द हिंदू न्यूज़पेपर जो हो गया, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, PIB न्यूज़ हो गई आपकी, ठीक है। ये सारे न्यूज़पेपर जिनसे यूपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा, यूपीएससी ख़ास तौर पे आपसे इनमें क्वेश्चंस पूछती है, उन सभी का डिटेल एनालिसिस करके मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ जो लगभग आपके प्री एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। उन क्वेश्चंस को हम पूर्ण रूप से डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनसे हमारे एग्ज़ाम में क्या हमें सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं और अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पे वीडियो मिलते रहें और आप हमारी पढ़ाई से वंचित ना हो पाएँ। साथ ही साथ आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके सभी दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी आप ये वीडियो को पहुँचा सकते हैं। ये वीडियो करंट अफेयर की आपको आने वाले जो भी आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, जिसमें अभी हाल ही में जो EPFO का पेपर होने वाला है अक्टूबर महीने में, इस पेपर में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसी के साथ साथ अभी जो IAS का प्री होने वाला पेपर है, ये इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। और जितने भी आपके PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे आपके, उन सभी जिन भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज है, उन करंट अफेयर में आपको ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पूरा देखें। इसका अगला पार्ट मैं इसके अगले वाले सेशन में आपके लिए अपलोड करूंगा। कुछ पार्ट में ये वीडियो आपके लिए आएंगी, तो हर पार्ट को देखना ना भूलें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहले टॉपिक के साथ। चलिए बात करते हैं आज के पहले सवाल की, और ये सवाल है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर की आई हुई न्यूज़ से मैंने ये सवाल आपके लिए लिया हुआ है, जो कि आपको यूपीएससी में देखने को इस टाइप के सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और सवाल आपके इस तरीके से ही सवाल आपके आते हैं। सवाल देखते हैं क्या कहता है सवाल। निम्न कथन पर विचार कर सही उत्तर का चुनाव करें। कुछ 2 कथन दिए हुए हैं आपको, इनको आपको पढ़ना है, समझना है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है अथवा गलत है। कथन नंबर पहला कहता है कि RBI ने हाल ही में CKP सरकारी बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश दिया है। क्या ये कथन सही है? चर्चा करेंगे। कथन नंबर दूसरा कहता है कि किसी बैंक के डूब जाने पर ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने RBI के अधीन DICGC की स्थापना की है। ये 2 कथन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या केवल पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है या दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं। आपको इस बारे में चर्चा करना है। अब सबसे पहले तो हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे हम उसकी तह तक जाएंगे तो हमें सवाल समझ में आएगा। क्या है मुद्दा? न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये सवाल कुछ इस तरीके से था कि हाल ही में क्या हुआ है, RBI ने क्या किया है, महाराष्ट्र की एक बैंक है CKP, उस बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है। इस RBI बैंक ने क्या किया है, महाराष्ट्र की एक बैंक है सहकारी बैंक CKP बैंक, इसे क्या कर दिया है, बंद करने के लिए, इसका लाइसेंस रद्द करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है। किसे आदेश जारी किया है इन्होंने? जो महाराष्ट्र के जो सरकारी सोसाइटी निबंधक होते हैं, महाराष्ट्र के सरकारी सोसाइटी निबंधक हैं, उनको RBI ने कहा है कि आप क्या करें, CKP बैंक को बंद करने की प्रक्रिया को आप क्या करें, आरंभ कर दें, और उसके लिए आप एक लिक्विडेटर की नियुक्ति करें। अब बहुत सारे लोगों ने तो इस CKP बैंक के बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो CKP बैंक है ये महाराष्ट्र की एक सरकारी बैंक है। और इस CKP का जो पूरा नाम है, उसका पूरा नाम है क्या, चंद्रसेनिया। सी से है इसका क्या, चंद्रसेनिया। के से है क्या इसका, कायस्था। चंद्रसेनिया कायस्था। और पी से है प्रभु। चंद्रसेनिया कायस्था प्रभु सहकारी बैंक, ये जो महाराष्ट्र की बैंक है, इसे हाल ही में RBI ने बंद करने के लिए अपना क्या कर दिया है, एक आदेश जारी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस बैंक को बंद क्यों किया जा रहा है, और कोई भी बैंक को बंद कब कर सकती है RBI, ये हमारे सामने सवाल आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी बैंक को बंद करने के लिए क्या नियम है और CKP बैंक को आखिरकार बंद क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, हम पहले CKP बैंक की ही बात करते हैं। इस बैंक की क्या है, जो वित्तीय स्थिति थी, वो वित्तीय स्थिति इसकी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। इस कारण से इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। दूसरा जो कंडीशन निकल के आती है कि
कोई भी बैंक जो होती है उसे क्या होता है, अपने जो भी जमाकर्ता होते हैं उनको भुगतान करना होता है समय समय पर। अगर कोई बैंक अपने जो भी जमाकर्ता हैं, इस बैंक के जो जमाकर्ता हैं, अगर कोई भी बैंक अपने जमाकर्ता को भुगतान करने में अगर क्या हो जाए, असमर्थ हो जाती है, तो आरबीआई उस बैंक का लाइसेंस क्या कर देती है, रद्द कर देती है। तो सीकेपी बैंक के साथ भी हाल ही में यही सिचुएशन आई थी कि इसकी वित्तीय स्थिति भी ख़राब हो गई थी, साथ ही साथ इसके जो वर्तमान और भावी जमाकर्ता थे, इन दोनों को ये भुगतान करने में असक्षम साबित हुई। तीसरा कारण जो समझ में आता है, एक गाइडलाइन आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है कि कोई भी बैंक जो होती है भारत के अंदर, उसे एक CAR होता है। CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। क्या कहा जाता है इसे? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। किसी भी बैंक को अपने बैंक में क्या करना पड़ता है, CAR लगभग 9% तक आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। अगर कोई भी बैंक अपने CAR को 9% तक मेंटेन अगर नहीं कर पाता है, मतलब पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अगर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो भी बैंक क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, उस बैंक के लाइसेंस को क्या करती है, रद्द कर देती है। तो हाल ही में सीकेपी बैंक के साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं। इस बैंक की वित्तीय स्थिति खराब थी एक बार, और ये अपने जमाकर्ताओं को समय समय पर भुगतान करने में भी असक्षम साबित हो रही थी, और इसने अपना CAR 9% तक मेंटेन भी नहीं कर पाया। इस कारण से इस बैंक का क्या कर दिया गया, लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो CAR है ये क्या है, CAR क्या है? तो इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। CAR दो नामों से जाना जाता है। CAR को इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल, मैं बराबर आपके लिए लिख देता हूँ, इसे कहा जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एडिक्वेसी रेशियो, इसे इंग्लिश में ये कहा जाता है। साथ ही साथ इसे हिंदी में कहा जाता है क्या, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्या होता है ये। इस CAR को, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, इसे एक नाम और से जाना जाता है, CRAR के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। इसे इस नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात। मतलब कि जो CAR होता है आपका, CAR होता है, यही आपका क्या होता है, CRAR। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कहीं कहीं आपको CAR देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको CRAR देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये इसके लिए। अब ये क्या है, इसकी डिटेल अगर हम और जानें तो ये जो बैंक की जो पूंजी होती है, जो बैंक की पूंजी होती है और उसमें जो जोखिम होता है, उन दोनों का क्या होता है, ये अनुपात होता है। मतलब यह बैंक की पूंजी और जोखिम का अनुपात होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये जो बता रहा हूँ मैं आपको CAR के बारे में बता रहा हूँ कि CAR को भी CRAR कहा जाता है। ये बैंक की पूंजी और जोखिम का क्या होता है, अनुपात होता है। साथ ही साथ कुछ बातों की अगर हम और बात करें, यह बैंक की जोखिम भारित संपदा के प्रतिशत के रूप में बैंक की मूल पूंजी राशि को दर्शाता है। मतलब जो CAR होता है, बैंक के अंदर जो पूंजी होती है उसकी प्रतिशत के रूप में, उस पूंजी को ये क्या करता है, दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक नियामक व्यावसायिक बैंकों को अतिशय जोखिम लेने से और इस प्रकार दिवालिया होने से रोकता है। मतलब कि कोई भी बैंक अगर दिवालिया घोषित होने लगती है, तो CAR उसे दिवालिया घोषित होने से रोकता है। मतलब क्या होता है, अगर ये 9% का अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, तो ये उसे दिवालिया होने से क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो ये चीज़ें हमें इसके बारे में समझना चाहिए। वर्तमान में CAR का रेट कितना चल रहा है, 9%, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो CAR का वर्तमान में कितना प्रतिशत चल रहा है, 9% का आपको CAR मेंटेन करना होता है। तो ये कुछ तथ्य थे, किससे जुड़े हुए, CAR से जुड़े हुए तथ्य थे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक मुद्दा आ रहा है कि इसमें आपने सवाल में भी देखा होगा
कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी बैंक के डूब जाने पर ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने आरबीआई के अधीन क्या किया है, डीआईसीजी की स्थापना की है। अब सवाल ये उठता है, ये डीआईसीजीसी क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए आरबीआई के अधीन डीआईसीजीसी क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए क्या होता है डीआईसीजीसी क्या है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा सबसे पहले किसे, जीवन बीमा के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे जीवन बीमा। जीवन बीमा से संबंधित चीज़ है, इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूँ जीवन बीमा क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन बीमा होगा, आप सभी को पता होगा कि एक किसी धनराशि पर बीमा का प्रावधान होता है, इसके लिए कुछ प्रीमियम भी लिया जाता है ना। किसी भी बैंक के डूब जाने पर ग्राहकों के द्वारा जमा राशि को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक निगम की स्थापना की है, जिसका नाम जमा बीमा एवं ऋण प्रतिभूति निगम, मतलब कि डिपॉजिट, ये लिखा हुआ है, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की क्या की है, इसने स्थापना की है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी बैंक के डूब जाने पे ग्राहकों के द्वारा जो अमाउंट जमा किया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या किया है, आरबीआई के अधीन क्या किया है, एक संस्था की स्थापना की है, एक निगम की स्थापना की है, जिसे क्या कहा जाता है, जमा बीमा एवं ऋण प्रतिभूति निगम, इसे हिंदी में ये कहा जाता है, और साथ ही साथ इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कहा जाता है। तो मतलब ये कथन हमारा सही है, जीवन बीमा से रिलेटेड है। तो लोगों के पैसे की सुरक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरबीआई के अंदर एक डीआईसीजीसी नाम की एक संस्था का क्या किया है, गठन किया है। ये कथन भी सही है। अच्छा, इसमें डीआईसीजी से संबंधित एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रत्येक वर्ष का जो रेट होता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इसका प्रत्येक वर्ष का जो रेट होता है वो कितना होता है, 0.001% आपको क्या होता है, इसके रेट को मेंटेन करना होता है। मतलब जमा बीमा होने पर बैंक प्रत्येक वर्ष जमा राशि के 0.001% अंश के समतुल्य राशि किसे देती है, डीआईसीजीसी को देती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस सवाल से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। अब हम हमारे सवाल पे आते हैं कि इस सवाल में मेन चीज़ क्या थी। हमने अभी तक देखा कि इस सवाल में हमने कुछ जानकारी हासिल की। अब सवाल के अंदर हम आते हैं। सवाल कहता है कि आरबीआई ने हाल ही में सीकेपी सरकारी बैंक को बंद करने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश दिया है। ये कथन एकदम सही है, जो कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ किसी भी बैंक के डूब जाने पर ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने आरबीआई के अधीन डीआईसीजीसी की स्थापना की है। ये भी कथन आपका क्या होता है, सही होता है। मतलब आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। तो इस प्रकार हमें पूर्ण रूप से डिटेल में सभी सवालों को पढ़ना है, ताकि हमें उससे जुड़े हुए संबंधित कुछ तथ्य भी हमें पता चल जाए। तो पहले सवाल का जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों कथन आपके इसके सही कथन हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 डीआईसीजी से संबंधित ही सवाल है। ये बीमा नहीं होगा, ये बीमा होगा, ये बीमा होगा, राइट। डीआईसीजीसी बीमा के अंदर आने वाले संस्थानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है। पहला कथन दिया हुआ है, डीआईसीजीसी की बीमा केवल सरकारी बैंकों पर लागू होती है। कथन नंबर 2, इसके दायरे में भारत के सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों के बैंक आते हैं। कथन नंबर 3, प्राथमिक सहकारिता सोसाइटियां, जिन्हें पीसीएस भी कहा जाता है, मतलब प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इस बीमा के अंदर नहीं आती हैं। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? यहाँ पे बोला है सही नहीं है। कथन नंबर 1 है आपका केवल 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए है आपका 3 या 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी आपका 1 और 2 या उपरोक्त सभी कथन आपके क्या हैं, गलत हैं। आपको बताना है। देखिए अभी हम ऑलरेडी डीआईसीजीसी के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। हमने ये देखा था कि जब कभी भी कोई बैंक बंद होती है तो उसके जमाकर्ता की राशि को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा आरबीआई के अधीन एक संस्था की स्थापना की गई है, जिसे क्या कहा जाता है, डीआईसीजीसी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पिछले सवाल में भी देखा। अब हम ये देखते हैं कि डीआईसीजीसी के अंदर और क्या क्या प्रावधान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डीआईसीजीसी होती है, डीआईसीजीसी अगर हम पहले कथन की बात करें, डीआईसीजीसी जो होता है, डीआईसीजीसी की बीमा सभी वाणिज्यिक और सरकारी बैंकों पर लागू होती है। मतलब डीआईसीजीसी जो होगा आपका, ये सभी
वाणिज्यिक बैंक जितने भी होंगे आपके, सभी वाणिज्यिक बैंक जो होंगे आपके वो, प्लस उसी साथ ही साथ आपके जो सरकारी बैंक होंगे उन सभी बैंकों पे इसकी बीमा की पॉलिसी क्या होती है, लागू होती है। सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में ये क्या होगा, आपका लागू होगा। मतलब पहले कथन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि DICGC की बीमा केवल आपको पता होगा यूपीएससी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पे हमें गौर फरमाना चाहिए, जैसे केवल हो गया, सभी हो गया, सिर्फ हो गया, इस टाइप के शब्दों में हमें कुछ उसके क्लू मिलते हैं। तो जैसे इस कथन में कहा गया है कि DICGC की बीमा केवल सरकारी बैंकों पर लागू होती है, तो ये कथन आपका क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों पर भी इसका बीमा क्या होता है, लागू होता है। साथ ही साथ सहकारी बैंकों पे तो लागू होता ही होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो पहला कथन हमारा क्या होगा, यहाँ से गलत साबित होता है। दूसरे कथन के अंदर आते हैं, इसके दायरे में भारत के सभी राज्यों, संघीय क्षेत्रों के बैंक आते हैं। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि इसके दायरे में भारत के सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के बैंक आते हैं। कुछ बातें यहाँ पे और बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो DICGC है, इसके अंदर में सभी राज्य तो नहीं, पर कुछ ऐसे संघीय क्षेत्र और राज्य हैं जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। मतलब सारे भारत के जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं और जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य DICGC के अंदर नहीं आते हैं। और जो राज्य नहीं आते हैं उनमें से है आपका एक मेघालय, एक हो गया आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़, एक हो गया आपका क्या, लक्षद्वीप, और एक हो गया आपका दादर एवं नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली। जैसे ये 4 आपके क्या हैं, संघ राज्य क्षेत्र और राज्य हैं जो इस DICGC के अंदर पे नहीं आते हैं। तो हमें इस कथन में दिया हुआ है कि इसके दायरे में भारत के सभी राज्य, सभी लिखा हुआ है, सभी राज्य संघीय क्षेत्र आते हैं। तो ये कथन भी हमारा क्या है, गलत है। मतलब DICGC के अंदर ये कथन आपका गलत साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ संघ राज्य क्षेत्र हैं जो नहीं आते हैं, जिसमें से मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादर एंड नगर हवेली इसके अंदर नहीं आते हैं। कथन नंबर तीसरे की हम चर्चा करते हैं। प्राथमिक सहकारिता सोसाइटियाँ, मतलब प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, इस बीमा के अंदर नहीं आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये कथन एकदम सही है कि इस DICGC के अंदर जो भी PCS होते हैं, मतलब प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, प्राथमिक सहकारिता सोसाइटीज़ होती हैं, वो इसके बीमा के दायरे में नहीं आती हैं। तो इन तीनों कथनों से हमें DICGC की बीमा पॉलिसी के बारे में भी पता चल जाता है कि क्या क्या हमने देखा कि इस DICGC की बीमा पॉलिसी के अंदर सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक आती हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ संघ राज्य क्षेत्र हैं जो इसके दायरे में नहीं आते हैं, जिनमें से मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एवं दादर नगर हवेली हैं। और साथ ही साथ इसमें PCS जो होती है, प्राथमिक सहकारिता सोसाइटियाँ जो होती हैं, इस बीमा के अंदर भी नहीं आती हैं। अब सवाल की बात करें तो इसमें कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है कहा है। तो इसमें से ये पहला कथन जो है, ये तीसरा कथन जो है, ये सही है। हमें बताना है सही नहीं है। मतलब ये जो 2 कथन हैं आपके, ये दोनों कथन आपके क्या है, सही नहीं है। मतलब 1 और 2। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C जो है आपका, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि आपको इसमें ये बताना था कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है वो आपको बताना था। तो आंसर आपका C होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा हमारे सामने आ गया है। सवाल नंबर तीसरा है, हाल ही में समाचारों में चर्चित अफ्रीकी सूकर ज्वर, मतलब ASF, मतलब अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? यह एक वायरस है जो मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। यह पहली बार 1920 में चीन के सामने आया था। यह पशु से पशु में फैलने वाला घातक रोग है जो पालतू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। भारत के गुजरात में इसका प्रभाव सबसे अधिक पाया गया है। ये आपका सवाल है। इन चारों कथनों में से आपको ये बताना है कि इनमें से ASF क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ASF के बारे में, कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। दरअसल हुआ क्या है, ASF अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि हमारे भारत का एक राज्य है क्या, असम। भारत के राज्य असम में क्या हुआ है, लगभग 2800 सूअरों को क्या कर दिया गया है, मार दिया गया था, उनकी डेथ कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो सारे सूअर आपके क्या थे, ASF से ग्रसित थे, मतलब अफ्रीकी स्वाइन फीवर से ग्रसित हो चुके थे। ये एक ऐसा रोग है, ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है एक ऐसा रोग है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये फैलने वाला जो है रोग, ये पशुओं से पशुओं में फैलता है। क्या है ये? पशुओं से पशुओं में फैलने वाला रोग है। इसमें इंसानों को कोई इफेक्ट नहीं होता और ना ही इसका कोई ख़तरा इंसानों पे है और ना इंसानों पे ये आपका फीवर जो है फैलता है।
अभी हाल ही में क्या देखा गया है कि चाइना के अलावा भी ये क्या है, एशिया के बहुत सारे देशों में इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला है। अभी हाल ही में फ़िलीपींस में भी 7,000 सूअरों को मार दिया गया था, जिस कारण से क्या हुआ था कि ताकि ये अन्य सूअरों तक ना फैल पाए। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत में सबसे पहले इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो 1920 में मिली थी, और इसका सबसे पहला केस, अफ्रीकी स्वाइन फीवर का जो सबसे पहला केस आया था वो आया था अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका में आपको सबसे पहला इसका केस देखने को मिला था। और अगर इसकी हम बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाला रोग नहीं है, ये केवल, और केवल किस में फैलता है, पशुओं में फैलता है, जिसमें भी मुख्यतः ये सूअरों में फैलने वाला एक रोग है। ठीक है। इसके अलावा हाल ही में हमने देखा कि ये असम राज्य को सबसे ज़्यादा इसने हमारे यहाँ प्रभावित किया है। तो असम राज्य में लगभग 2800 सूअरों की मौत हुई है ASF से। तो सवाल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा कि यह एक वायरस है जो मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। क्या ये कथन सही हो सकता है? जी नहीं, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत साबित होता है। यह पहली बार 1920 में चीन के सामने आया था। जी नहीं, 1920 में तो आया था, परंतु ये अफ्रीका में सबसे पहले सामने आया था, चीन में सामने नहीं आया था। और ये मनुष्य में से मनुष्य नहीं, ये पशुओं से पशुओं में फैलने वाला क्या है, एक रोग है। कथन नंबर C देखते हैं। यह पशु से पशु में फैलने वाला घातक रोग है जो पालतू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। एकदम सही कथन है ये, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले जो पशु हैं वो सूअर ही हैं। भारत के गुजरात में इसका प्रभाव सबसे अधिक पाया गया है। ये गलत कथन है, क्योंकि ये जो गुजरात शहर नहीं, ये असम शहर की बात होनी चाहिए थी। यहाँ पे सबसे अफेक्टेड जो राज्य है वो कौन सा है, असम राज्य है। तो इस हिसाब से सबसे हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा C आंसर। ये हमारा सही आंसर की जो हमारे कथन को परिपूर्ण करता है। कुछ और अगर हम बात कर लें इसमें असम राज्य की, अगर यहाँ पे चर्चा आई हुई है तो असम के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हुआ हमारा भारत, आपने देखा होगा ये हो गया आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि सूअरों में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ असम राज्य की अगर यहाँ पे बात आई है तो हम असम राज्य के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पूरा प्यारा भारत, और ये हो गया आपका असम वाला क्षेत्र। ये जो पूरा राज्य है ये है आपका असम, जिसके बारे में पूरा ये नक्शा बना हुआ है। इसके बारे में कुछ मुख्य हम डिटेल देख लेते हैं कि असम से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें पता होना चाहिए। असम जो कि भारत का एक राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी नहीं, एकदम पूर्व के क्षेत्र में राज्य है, जिसकी जो राजधानी है वो क्या है आपकी, इसकी दिसपुर इसकी क्या है, राजधानी है। आपको बता दूं ये 26 जनवरी 1960 को असम की स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जगदीश मुखी कहाँ के राज्यपाल हैं, असम के राज्यपाल हैं। और यहाँ के अगर CM की, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो सर्बानंद नाम उनका है, सर्बानंद सोनोवाल ऐसा कुछ उनका नाम है। ये BJP के लीडर हैं, यहाँ पे BJP की सरकार है। तो असम में इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ की जो राजभाषा है वो है असमिया, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये असम से संबंधित जानकारी है। एक बात और असम से संबंधित आप ध्यान रखें कि इसका जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है, राइट। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, गुवाहाटी में इसका हाई कोर्ट पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से ये जानकारी थी इस सवाल से संदर्भ में। आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, प्रश्न नंबर 4, ब्रू या रियांग जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस जाति के बारे में आपको बताना है। कथन नंबर 1 है, यह भारत के पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजाति समूह है। त्रिपुरा में इस जनजाति को रियांग के नाम से जाना जाता है। निम्न कथनों का अब मैं सही कथन आपको बताना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको सही उत्तर के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठता है ब्रू या रियांग जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो ब्रू जनजाति है ये क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ ये था कि जब देश का विभाजन हो रहा था उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो कि आज हमारा बांग्लादेश के रूप में देखने को मिलता है, वहाँ से कुछ बंगालियों की जो एक संस्था थी जिसका नाम था नागरिक सुरक्षा मंच। उस समय इनकी एक संस्था थी, इसका नाम था क्या, नागरिक सुरक्षा मंच। ये हो गया नागरिक सुरक्षा मंच ये। और साथ ही साथ एक मिजो संधि हुई थी। मिजो संधि मतलब मिजोरम की संधि थी ये। इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, एक संधि हुई थी, जिसमें ये लिया गया था, एक संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया गया था कि जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास एक ज्ञापन सौंपा गया।
जिसमें ये कहा गया कि उत्तरी त्रिपुरा में जितने भी जो आपके ब्रू जनजाति के जो लोग हैं उन्हें त्रिपुरा में क्या किया जाए, बसाया जाए। मतलब सीधा सीधा बात ये है कि हाल ही में अभी क्या हुआ है कि जो ब्रू जनजाति के लोग हैं उन्हें त्रिपुरा में बसाने की बात चल रही है, इसलिए ये न्यूज़ में चर्चा में चर्चित रहा है। अब ब्रू जनजाति के बारे में हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ब्रू जनजाति एक्चुअल में इसका इतिहास क्या रहा है और क्या क्या इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो हाल ही में हुए हैं। हाल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में क्या हुआ था, 16 जनवरी 1920 को एक समझौता हुआ ब्रू और रियांग को लेके, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये उनको आश्वासन दिया कि लगभग 23 वर्षों से ये जो विपदा चली आ रही है उसमें इनकी समस्या का समाधान उन्होंने इसमें दिया। लगभग 23 वर्षों से ये ब्रू जनजाति के लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, तो हाल ही में अमित शाह ने दिल्ली में हुए एक कन्वेंशन में उनको ये आश्वासन दिया है और लगभग 34,200 ब्रू शरणार्थियों को क्या किया है, त्रिपुरा में बसाने का आदेश दिया है। इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ब्रू जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें, इसके इतिहास के बारे में हम समझ लें और उसके बारे में ये देखेंगे कि हाल ही में अमित शाह जी ने जो चर्चा किया है वो उसमें क्या उन्होंने चर्चा किया है और क्या क्या उसके रूप में बात है। चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रू जनजाति के बारे में। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ब्रू जनजाति के लोगों की तस्वीर है। ब्रू जनजाति मैं आपको बता दूं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक जनजाति है जो कि मुख्यतः मिजोरम में रहती है। कहाँ रहती है? मिजोरम में रहने वाली एक जनजाति है जो कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग 1997 में मिजोरम से त्रिपुरा जाने के बाद से ही भारत सरकार लगातार यह कोशिश करती रही है कि ब्रू रियांग समुदाय के परिवारों को स्थायी रूप से बसाया जा सके। त्रिपुरा जाने के 6 महीने बाद ही केंद्र सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत बालिग ब्रू व्यक्ति को 600 ग्राम और नाबालिग को 300 ग्राम चावल प्रतिदिन आवंटित किया जाता था। वहीं पुनर्वास के तहत साल 2014 तक कई बैचों में 1622 परिवारों को मिजोरम में वापस लाया गया था। तो ये जो पूरा मुद्दा है मिजोरम से ब्रू जनजाति के लोगों को त्रिपुरा में बसाने का पूरा क्या है, ये मुद्दा है। और अगर इसके संबंधित कुछ अगर हम बात इसके इतिहास के बारे में अगर हम कुछ बात करें ब्रू जनजाति से लेके, तो इसका कुछ इस प्रकार से इतिहास रहा है कि ब्रू जनजाति जो है देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से बिलोंग करती है। मुख्यतः ये मिजोरम में पाई जाती है, परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो भी देश हैं वहाँ पे भी इसके कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा तादाद में ये मिजोरम में ही पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश में भी पाई जाती है। बांग्लादेश का जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं, वहाँ पे भी इसकी कुछ मात्रा हमें पाई जाती है। इस मिजोरम की जो ब्रू जनजाति है इसे त्रिपुरा में क्या कहा जाता है? त्रिपुरा में इसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा में रियांग के नाम से जाना जाता है। मतलब त्रिपुरा की अनुसूचित जनजाति का एक समूह माना जाता है इसे, तो इसे त्रिपुरा में रियांग के नाम से भी जाना जाता है। एक बात, अब हाल ही में जो कन्वेंशन हुई है, अमित शाह जी ने जो कन्वेंशन किया है उसमें इन्होंने इनके लिए क्या घोषणा की है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि अगर ये आप मेंस में अगर आता है तो आप उसे इसमें लिख सकते हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये हाल ही में जो कन्वेंशन हुई थी 16 जनवरी 1920 को, उसकी तस्वीर है जिसमें अमित शाह जी ने ये घोषणा की थी। इन घोषणा में इन्होंने ये कहा था कि जो अस्थाई लोग हैं जो मिजोरम से आ रहे हैं ब्रू जनजाति के, उन्हें त्रिपुरा में स्थायी तौर पर बसाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि इन्हें लगभग 40 बाई 30 फीट का एक क्या दिया जाएगा, एक आवासीय प्लॉट भी दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार की आर्थिक सहायता की जाएगी, जिसमें से हर परिवार का 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट रहेगा और 2 साल तक इन्हें हर महीने 5,000 रुपये नकद दिया जाएगा। 2 साल तक इन्हें मुफ्त राशन भी दिया जाएगा और मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये भी इन्हें क्या होगा, मिलेगा। मतलब कुल मिला के इनको बसाने की पूरी प्रक्रिया गवर्नमेंट ने कर रखी हुई थी। अब आते हैं हम हमारे सवाल की ओर कि सवाल ने क्या कहा। ये तो हमने इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जाना। आते हैं हम सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है, हमने जैसे ही देखा कि यह एक पूर्वोत्तर में बसने वाला जनजाति समूह है, बिल्कुल सही बात है। ये त्रिपुरा में इस जनजाति को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों कथन हमारे क्या है, सही हैं। मतलब सी आंसर हमारा इसका सही आंसर होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ब्रू के नाम से अगर ये जाति के बारे में अगर आपसे पूछता है तो इसका आंसर क्या होता है, मिजोरम होता है। परंतु यही अगर आपसे रियांग के नाम से पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, आपका त्रिपुरा आंसर होगा। इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रू इसे मिजोरम में कहा जाता है जबकि त्रिपुरा में इसे रियांग के नाम से जाना जाता है। अगला और आज का अंतिम सवाल होगा हमारा ये,
क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट 2 में मैं और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा 1 से 5 मई के बीच में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। सवाल की चर्चा करते हैं पहले। हाल ही में चर्चित रहा अति तीव्र कपाल ज्वर, जिसे इंग्लिश में AES मतलब एक्यूट इंसेफिलिटीज़ सिंड्रोम के नाम से भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसके बारे में आपसे कुछ सवाल पूछा गया है। तो इसमें क्या सही है ये आपको बताना है कि ये AES एक्यूट इंसेफिलिटीज़ सिंड्रोम क्या है। यह एक चकमी बुखार है जिसमें बुखार के साथ साथ कुछ मानसिक लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा कथन है आपका, यह पशुओं को होने वाला एक रोग है। यह खाली पेट शराब पीने से होता है। इसमें रोगी को मिर्गी नहीं आती है। ये कुछ ऐसे कथन दिए गए हैं जिसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, हुआ ये है कि हाल ही में ये हुआ है मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जितने भी जो ज़िले हैं जहाँ पे कोविड-19 को चलते तालाबंदी हुई थी, उसके साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पे चकमी बुखार के प्रकोप के कुछ लक्षण देखने को मिले हैं, जिसमें से लगभग 3 बच्चों के मरने की यहाँ पे क्या खबर मिली थी। इसी कारण से जो आपका अति तीव्र कपाल ज्वर है ये आपका चर्चा में रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ये बुखार ने भी 3 बच्चों की जान ले ली थी। इस कारण से ये चर्चा में रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो ASF है मतलब अति तीव्र कपाल ज्वर सिंड्रोम जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। दरअसल ये जो ASF है मतलब एक्यूट इंसेफिलिटी सिंड्रोम जो है, ये एक ऐसा रोग है जिसमें बुखार के साथ साथ कुछ मानसिक लक्षण भी आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे कि आपको मानसिक संभ्रम हो जाए, भ्रांति टाइप की पैदा हो जाए, प्रलाप हो जाए, सन्निपात टाइप का ऐसा सुन्न हो जाए दिमाग, इस टाइप के कुछ मानसिक लक्षण भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कुछ मामले में क्या होता है, रोगी को मिर्गी भी इसमें आती है। ऐसा नहीं है कि इसमें मिर्गी नहीं आती है, कुछ मामले में रोगियों को इसमें मिर्गी भी आती है। इस रोग के लिए कुछ आयु या ऋतु इसमें कोई बंधन नहीं है, मतलब किसी भी उम्र के लोगों को ये हो जाता है, किसी भी मौसम में ये हो सकता है। फिर भी ये अधिकतर जो है रोग जो है, अधिकतर जो रोग होता है ये आपके या तो बच्चों में होता है या तो आपके किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में ही आपको देखने को मिलता है। अधिकतर ये इस एज के लोगों को क्या करता है, आपसे में ग्रसित करता है। रोग के कारण या तो आपकी मृत्यु हो जाती है या अच्छी खासी शारीरिक हानि आपको इसमें देखने को मिलती है। ये रोग फैलने के कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मुख्य रूप से ये वायरसों के चलते होता है। जैसे कोई भी वायरस अगर मार्केट में चल रहा है तो उनके चलते ये मुख्य रूप से होना चालू हो जाता है। इस रोग के जो कुछ स्रोत माने जाते हैं वो बैक्टीरिया हैं, फफूंद है, परजीवी है, स्पाइरोसेट है, रसायन है, विषाक्त तत्व है या कतिपय असंक्रामक एजेंट टाइप के जो होते हैं उनसे ये रोग आपको देखने को मिलता है। अभी हाल ही में एक सर्वे के द्वारा ये पता किया गया था कि भारत में जो AES के जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो 5 से लेके 35% तक के जो मामले होते हैं वो जापानी कपाल ज्वर वायरस के कारण से देखने को मिलते हैं। जापानी ज्वर जो होता है उसके कारण से ये रोग सबसे ज़्यादा भारत में होता है। ऐसा लगभग एक सर्वे में पाया गया है। लगभग 5 से लेके 35% रोग इसके कारण से भारत में होते हैं। इसके आगे अगर हम और देखें तो इस रोग को फैलाने में अन्य वायरस जो इसकी हेल्प करते हैं, जिसमें से आपका एक निपाह वायरस हो गया जो हाल ही में अभी में चर्चा में था, और एक जो जीका वायरस हो गया, ये दोनों वायरस इसे फैलाने में क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। इसलिए आपको इन्हें ध्यान में रखना है। ये रोग होने का कारण ये है कि अगर कोई भी बच्चा जो होता है अगर वो खाली पेट लीची खा लेता है, अगर वो खाली पेट क्या खा लेता है, लीची खा लेता है, तो उस बच्चे को ये रोग होने की आशंका हो जाती है। राइट, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो होगा किशोर अवस्था का होगा, अगर वो खाली पेट लीची खा लेता है तो उसे ये रोग होने की आशंका हो जाती है। लीची से क्यों होता है, क्योंकि कच्ची लीची में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीन जो A होता है वो होता है। कच्ची लीची में क्या होता है, आपका हाइपोग्लाइसिन A पाया जाता है। इस कारण से अगर ये इसे खाली पेट कोई खा लेता है तो उसे क्या होता है, वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत चालू हो जाती है, उसे बुखार आना चालू हो जाता है, उल्टियाँ वो करने लगता है। इस कारण से ये रोग उसे हो जाता है, ASF हो जाता है। तो चलिए सवाल के अंदर हम आते हैं। कुछ इसके आपके लिए जो एक इमेज है जो हाल ही में जारी की गई थी वो आप इसमें देख सकते हैं कि व्हाट इज़ इंसेफिलिटीज़, इसके बारे में ये डिटेल आई थी, जहाँ से मैंने ये तथ्य आपके लिए उठाया है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी।
सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है हमारा, इस सवाल में आते हैं कि यह एक चकमी बुखार है जिसमें बुखार के साथ साथ कुछ मानसिक लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये एकदम सही जवाब है कि इसमें हमें क्या होता है, कुछ मानसिक लक्षण भी हो जाते हैं, बुखार तो आता ही आता है। यह पशुओं को होने वाला रोग है, बिल्कुल गलत है। ये मनुष्य को होने वाला रोग है। यह खाली पेट शराब पीने से होता है, बिल्कुल गलत बात है। ये खाली पेट लीची खाने से होता है। ये खाली पेट क्या होता है, लीची खाने से होता है। इस रोग में मिर्गी नहीं आती है, ये गलत बात है। इस रोग में कुछ विशेष लक्षणों में मिर्गी की शिकायत भी देखने को मिलती है। इस रोग में मिर्गी की भी शिकायत होती है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होता है, ए। तो ये थे आपके कुछ चंद सवाल जो कि 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर से मैंने उठाए हैं। ये था आपका पार्ट ए करंट अफेयर का 1 से लेकर 5 मई के बीच में। इसका पार्ट 2 भी आपका अपलोड होगा कुछ ही समय बाद, उसे भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। उसमें भी आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ऐसे 5-5, 6-6 क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर के कराते जाऊंगा और उसकी डिटेल में आपको बताते जाऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसे आप कमेंट में उसका मुझे आंसर बताएंगे। कमेंट आप उसे करना ना भूलें, उसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताएँ। सवाल है आपका कि FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, FAO की स्थापना कब हुई थी, ये आपको मुझे बताना है। इसकी स्थापना आप मुझे बताना है, साथ ही साथ आपको इसका मुझे हेडक्वार्टर भी आपको बताना है। ये दोनों चीज़ें आपको मुझे बताना है। ये आपका सवाल है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। इसके साथ ही आप इस लेक्चर की कंप्लीट PDF टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से इस कंप्लीट लेक्चर की, ये क्वेश्चंस की PDF आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं, आप चैनल पे नए विद्यार्थी हैं, तो आप इस वीडियो के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँच सके।